हम बात करेंगे द पॉलिसीज दैट वर अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश एम्पायर फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर रूल इन इंडिया। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो पीरियड था 1757 से लेकर 1857 तक का, ये जो 100 इयर्स का पीरियड है, इसे ब्रिटिशर्स ने यूज किया था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर। इस 100 इयर्स में उन्होंने लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष के ऊपर यहाँ पर उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया था। हम अगर थोड़ा सा टाइमलाइन देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले 1757 यहाँ पर 1757 में सबसे पहली बैटल होती है, क्या नाम था उसका? सबसे पहली बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद 1764 में यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होती है। 1765 में यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जिससे ब्रिटिशर्स को यहाँ पर क्या होता है, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। किसके दीवानी राइट्स मिलते हैं? बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल के। यानी कि अब क्या हो गया, एंड अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कंट्रोल हो गया। अब एक तरफ से देखा जाए तो ये तीन स्टेट्स का एरिया जो है, पहली बार किसी ब्रिटिशर्स या किसी फॉरेन पावर ने इंडिया में किसी एरिया के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। अब उनका फोकस शिफ्ट होता है इधर। अब उनका फोकस शिफ्ट होता है मैसूर पर। मैसूर की वॉर शुरू होती है, द फर्स्ट वॉर ऑफ मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर। साथ ही साथ पैरेलल में शुरू हो जाती है मराठास के साथ वॉर। फिर पंजाब के साथ भी वॉर हुई, सिंध के साथ भी यहाँ पर एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि ब्रिटिशर्स केवल और केवल वॉर्स के साथ ही जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई सारी जो एरियाज थी या कई सारी जो रीजन्स थी, कई सारी प्रोविंसेस थी, उन्होंने बिना लड़े यहाँ पर जीत ली। अब उन प्रोविंसेस को जीतने के लिए इन्होंने जो पॉलिसीज का इस्तेमाल किया, इन्होंने जो टूल्स का इस्तेमाल किया, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने कहा कि जी, द ब्रिटिश पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया अलोंग विद द वॉर्स, दे आर यूजिंग सम पॉलिसीज, राइट। सो वो जो पॉलिसीज हैं वो कौन सी पॉलिसीज हैं? सबसे पहले हम पहली पॉलिसी देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि शुरू होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम। अब ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में है क्या? बहुत ही सिंपल पॉलिसी है। बेसिकली ये दी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ही शुरू हो जाती है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इज सिमिलर टू सेविंग योर नेबर्स हाउस। आप अपने पड़ोसी का घर बचा रहे हो, ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है। आप अपने पड़ोसी का घर बचा रहे हो ताकि आग जो है आपके घर तक ना पहुंचे, या खतरा जो है आपके घर तक ना पहुंचे। यही है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिफेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ योर नेबर सो दैट योर ऑन बॉर्डर्स रिमेन प्रोटेक्टेड। अब यहां पर इसको किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अप्लाई किया? सो व्हाट दे डिड, देखो, उन्होंने बिहार बिहार उड़ीसा एंड बंगाल, यहां पर उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर ही लिया था, है ना। हमने अभी पढ़ा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 से बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब एस्टेब्लिश तो कर लिया रूल, एंड पहली बार इन्होंने रूल एस्टेब्लिश किया इंडिया में। इसे बचाएं कैसे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर अवध को अनेक्स नहीं किया। चाहते तो वो अवध को भी अनेक्स कर सकते थे, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में अवध भी हारा था, राइट। बट उन्होंने अवध को अनेक्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई इसे हम रखेंगे एज अ नेबर, एंड इसे हम यूज करेंगे एज अ शील्ड। उस समय दो मेन खतरे थे, एक तो अफगान इन्वेडर्स का। एक जो खतरा हमें उस समय देखने को मिलता है वो था अफगान इन्वेडर्स का, एंड दूसरा जो खतरा हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स को जो सबसे ज्यादा था, वो था भाई मैसूर एंड मराठास का, राइट। अब ये दो खतरे थे इनके पास, मैसूर, मराठास एंड अफगान, राइट। सो इनसे बचें कैसे? तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने कहा भी देखो, हम अवध को अनेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अवध को अनेक्स कर लिया तो अवध के लिए भी लड़ना खुद पड़ेगा। अवध को अनेक्स नहीं करेंगे, अवध को साइड पर रखेंगे, एंड अवध के बॉर्डर्स को डिफेंड करने में उसकी हेल्प करेंगे। कैसे? अवध के बॉर्डर पर हम भेजेंगे अपनी फोर्सेस। अवध को कह दिया कि भाई देख, तू लड़ नहीं सकता अकेले, हमारी फोर्सेस आएंगी, आपको हेल्प करेंगी, एंड बदले में आप हमें पैसा दोगे। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अवध इज टेकिंग हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, and the Britishers are helping defend its border,
टू अवध, राइट। सो ये है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉलिसी की तरफ। द सेकंड पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब इसमें क्या है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा टूल है जो ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा यूज किया है। अगर इसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझें तो हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस है इसमें होता क्या था। देखिए, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है सामने वाली स्टेट की सॉवरेनिटी छीन लेते थे। कैसे? सबसे पहले मान लो कि ये एक ब्रिटिश स्टेट है, ये एक ब्रिटिश स्टेट है एंड ये एक नेबरिंग स्टेट है, राइट। ये एक नेबर है ब्रिटिशर्स का। अब होगा क्या, दिस इज मान लीजिए नेबर 1, दिस इज नेबर 2, राइट। अब होगा क्या, होगा ये कि जब नेबर 1 के मन में डर बिठाया जाएगा, अब नेबर 1 के मन में डर बिठाया जाएगा कि भाई नेबर 2 जो है आपसे चिढ़ता है, आपसे वो ही डज नॉट लाइक यू एंड इट इज गोइंग टू अटैक यू, राइट। सो नेबर 1 के मन में डर बिठा देंगे कि भाई देखो नेबर 2 आप पर हमला करने वाला है। अल्टीमेटली क्या करेंगे, अल्टीमेटली नेबर 1 को मजबूर कर देंगे ब्रिटिश हेल्प लेने के लिए। वो अब क्या करेंगे, अब यहां पर बेसिकली नेबर 1 के यहां पर स्टेट में अपनी फोर्सेस भेज देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सेंड द फोर्सेस इन द टेरिटरी ऑफ नेबर 1। फोर्सेस के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस भेजी होती, सिर्फ इतने तक होता तो चलता। अब फोर्सेस के साथ साथ यहां पर एक रेजिडेंट ऑफिशियल भी भेज देंगे। ओके, एक रेजिडेंट ऑफिशियल भी यहां पर भेज देंगे। अब ये जो रेजिडेंट ऑफिशियल है, ये जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफिशियल है, ब्रिटिश रेजिडेंट है, ये रहेगा राजा के दरबार में। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ये रहेगा कहां पर, ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ये इस राजा के दरबार में रहेगा। अल्टीमेटली एक और चीज कह दिया, भी देखो हमारी फोर्सेस आ गई, हमारा रेजिडेंट आ गया। कहा तो ये था कि भाई रेजिडेंट आपके पास रहेगा, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो आप रेजिडेंट को ऑर्डर करना, ही विल कन्वे द मैसेज टू द फोर्सेस एंड ही विल लीड द फोर्सेस। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो ये रहा है कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ये राजा के हर काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। ये राजा के हर काम में अपनी बात चलाने की कोशिश करता है और राजा को इंडिपेंडेंट, जो राजा का जो स्टेटस था वो काइंड ऑफ लूज कर जाता है राजा। बिकॉज अब राजा इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अब हर बात में जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उसे आकर यहाँ पर डिस्टर्ब करता है, उसे इंटरफेरेंस करता है। एंड इसमें एक तीसरी कंडीशन भी थी, वो ये थी कि इन्होंने कहा भाई देखो दो चीजें हमारी तरफ से आ गई, फोर्सेस एंड रेजिडेंट। अब राजा को कह दिया भाई आप अपनी फोर्सेस छोड़ दो, आपको अपनी फोर्सेस की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस आ चुकी हैं, ये अपने आप लड़ती रहेंगी, आपने क्या करना है अपनी फोर्सेस, आप क्यों बिना बात का खर्चा कर रहे हो। कह रहे ठीक है, अच्छा फिर एक काम करो, हमारी फोर्सेस के लिए खर्चा पानी लगेगा। क्या खर्चा पानी, कह रहे जी या तो आप मनी दे दो, लेकिन हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। कह रहे हैं जी इतनी मनी आप कहां से लेकर आओगे, आप मनी रहने दो, आप हमें एक टेरिटरी का हिस्सा दे दो, ठीक है, अपनी जो टेरिटरी है उसमें से एक हिस्सा जो है आप हमें दे दो। लेट्स से ये वाला हिस्सा जो है आप हमें दे दो, हम अपने आप देख लेंगे, यहाँ से जो भी टैक्स होगा उसे हम कलेक्ट करेंगे, अपनी फोर्सेस का जो खर्चा है उसे हम चलाते रहेंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने उस राजा को फोर्स, अपनी जो पर्सनल फोर्स थी राजा को, उसे खत्म करने पे मजबूर कर दिया। उस राजा के दरबार में अपना रेजिडेंट बिठा दिया, अब उसकी सॉवरेनिटी गई। उस राजा के दरबार में रेजिडेंट बिठाने के साथ साथ क्या किया, अपनी फोर्सेस वहां पे स्टेशन कर दी। अल्टीमेटली वो राजा जो है कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब राजा चाहकर भी अपनी सॉवरेनिटी वापस हासिल नहीं कर पा रहा है, राजा चाहकर भी इंडिपेंडेंट नहीं रह गया है, ठीक है। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जैसे चाहेंगे उसे वैसे मोल्ड करेंगे, वैसे चलाएंगे। ये है जी द सब्सिडरी अलायंस। एंड इस पॉलिसी का यूज करके मोर देन 100 स्टेट्स वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। इसमें आप निजाम ऑफ हैदराबाद को भी गिनते हैं, आप मराठास को भी गिनते हैं, तंजौर को गिनते हैं, राइट। सो सिंधियाज हो गए, राइट। सो बहुत सारी स्टेट्स को यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, एंड राजपूत स्टेट्स ऑफ कोर्स रही हैं यहाँ पे, राइट। सो बहुत सारी स्टेट्स को ओवरटेक किया ब्रिटिशर्स ने। फिर एक और पॉलिसी हमें सुनने को मिलती है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स।
अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने ही इन्वेंट की थी ऐसा नहीं है, बेसिकली इट वाज एन ओल्ड कस्टम इन इंडिया, राइट। डलहौजी ने तो बस उसका यूज किया, इसलिए हमने उसको एसोसिएट कर दिया किसके साथ, डलहौजी के साथ। डलहौजी इसे इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, एक कस्टम था हमारे, कस्टम था। कस्टम क्या था कि भाई देखो, एडॉप्टेड सन ऑफ द किंग कैन नॉट बिकम द रूलर। ये अडॉप्टेड सन जो है वो डायरेक्टली रूलर नहीं बन सकता है until and unless the sovereign power of British government allows that person to become the ruler। यानी कि क्या, कि मान लीजिए एक किंग है, किंग की डेथ हो गई, मान लीजिए उसका बायोलॉजिकल सन नहीं था, उसका एक अडॉप्टेड सन था, अडॉप्टेड सन तो था, बायोलॉजिकल सन नहीं था। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहती है कि भाई देखो, जो अडॉप्टेड सन ऑफ द किंग है वो ऑटोमेटिकली किंग नहीं बन सकता या नया किंग नहीं बन सकता। उसे अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि सॉवरेन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रीडोमिनेंट है, पैरामाउंट है, वहां पर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ करेगी, देन एंड देन ओनली द अडॉप्टेड सन कुड बिकम द किंग, अदरवाइज नो। अडॉप्टेड सन के पास केवल और केवल इतना अधिकार है कि जो राजा की निजी संपत्ति है और द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, लाइक ज्वेलरी, लाइक सम पैलेस और समथिंग लाइक दैट, अगर कोई राजा की निजी संपत्ति है वो उस अडॉप्टेड सन को डायरेक्टली चली जाएगी, बट राजा की गद्दी पर वो बैठ नहीं सकता। और होगा क्या, होगा ये कि राजा की जो गद्दी थी अल्टीमेटली वो ब्रिटिश कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगी। नाउ दिस इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि ब्रिटिशर्स के जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इसे जमकर इस्तेमाल किया। एंड हमें देखने को मिलता है झांसी, झांसी हो गया, राइट, सतारा हो गया, ऐसी कई सारी स्टेट्स थी जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके डलहौजी ने उन्हें अनेक्स कर लिया। सो ये थी 3 पॉलिसीज लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनका इस्तेमाल करके ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया एंड अपने एम्पायर को ऑल इंडिया लेवल तक पहुंचाया। वी ऑल नो द लास्ट स्टेट दैट वाज अनेक्स्ड वाज अवध, द लास्ट स्टेट दैट वाज अनेक्स्ड वाज अवध, एंड अवध को अनेक्स किया गया 1856 में। बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज को हमेशा याद रखें कि अवध को जो अनेक्स करने की पॉलिसी थी, दैट वाज नॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अवध को अनेक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिस रूल, ऑन द बेसिस ऑफ मिस रूल इन अवध। ये एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि जो अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, हम पढ़ते हैं उनको आर्ट एंड कल्चर में भी, एंड नवाब वाजिद अली शाह जो है वो बोलते हैं कि ये सारा दिन डांस में लगे रहते हैं, ये सारा दिन इसी काम में, म्यूजिक में लगे रहते हैं, एंड गवर्नेंस को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मिस गवर्नेंस हो गई है, लोगों में यहाँ पे बहुत रोष है, इसलिए हम इसे अनेक्स कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली नवाब वाजिद अली शाह जो है उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था, बंगाल भेज दिया गया था। उनके जो बेटे थे उन्हें गद्दी दी नहीं गई, उनकी जो क्वीन थी वो वहां पर बोलती रह गई कि भाई हमारे बेटे हैं, उन्हें दो गद्दी, अगर आपको फादर का रूल नहीं पसंद आ रहा तो सन को दे दोगे। कह रहे नहीं 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 बस हो गया, एंड लाइक दैट अवध भी अनेक्स कर लिया गया था। सो ये थी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चहल एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस इससे जुड़े हुए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।